अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज बड़ा रिलीफ मिल गया मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस, जो दो रेफरेंसेस थे, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील करने की दरख्वास्त थी कि उनको अपीलें करने की इजाज़त दी जाए, वो जो है उनको इजाज़त मिल गई, बहाल कर दिया गया है, एक कानूनी हक मिल गया है। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था और हमने देखा कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जी रेफरेंस तो वापस अभी उसकी तो नौबत नहीं आई, लेकिन यह है कि अब अपीलें चलेंगी, अब केस बाकायदा मेरिट पे डिस्कस होगा, आगे चलकर चीज़ें जो है वो मज़ीद बहस में जब जाएंगी तो कानूनी हैसियत ज़्यादा सामने बेहतर वो के सामने आती जाएगी। और इसके अलावा नाज़रीन, आज जो सूरत हाल है, कल गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी साहब ने ये कह दिया कि उनको यकीन नहीं है कि इंतखाबात जनवरी में हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब के जो इंतखाबी माहौल बनता जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि शायद किसी एक खसूस पार्टी को जो है वो स्पेस ज़्यादा मिल रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो शायद अवेलेबल नहीं है। और आज मुख्तलिफ जो PMLN के लीडर से पूछा गया कि इस फैसले के बाद, तो उनका ये कहना था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड तो मियां नवाज शरीफ साहब को खैर कभी मिली नहीं, लेकिन ये अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा है ये टोटली मेरिट पे मिल रहा है, कानून के मुताबिक मिल रहा है और किसी भी तरह कोई भी फेवर नहीं दिया जा रहा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सीनियर रहनुमा JUIF। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर अगर ज़रा लीगल जो है रोशनी डालें कि ये कितना बड़ा रिलीफ है। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तो बाकी तो चले, जो भी उनको राहदारी जमानत भी मिल गई आज तक थी, लेकिन अब आगे आपको क्या नजर आता है कि ये कितना बड़ा रिलीफ है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, जिस वक्त उनकी अपीलें डिसमिस की गई थी उसी वक्त उन आर्डर्स में राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया हुआ था, यानी वो किसी वक्त भी आके उसको बहाल करा सकते हैं। ये हो गया कि क्रिमिनल अपील एडमिट नॉर्मली डिसमिस नहीं करते उसको एब्सेंस की वजह से, तो ये एप्लीकेशंस चूंकि उसमें आर्डर्स में एक उन्होंने रास्ता गुंजाइश छोड़ दी हुई थी, तो वो तो मुमकिन था कि वो गुंजाइश के तहत जो है वो अपीलें बहाल हो जाएं और हो गई। मगर जो खूबसूरत बात इसमें जो सबसे ज़्यादा ये है कि इमरान खान जब पावर में थे तो उनकी जब इक्विटल की दरख्वास्त आई थी ये PTP हमला केस में, तो प्रोसिक्यूशन ने कंसीड किया था। आज भी जो है प्रोसिक्यूशन ने कंसीड ही किया है, ना उनको अपील बहाल करने पे जो है ना वो कोई एतराज़ था, ना उनको गिरफ्तारी के हवाले से कोई एतराज़ था। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और इस पर सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो फिर उनमें उनका ज़ाहिर है हार्ट बर्निंग होती है कि ये क्या प्रोसिक्यूशन जो है वो इसलिए खुशखती के लिए रखी हुई है। ये मेहदी हसन है सारे बैठे हुए कि उधर से इमरान खान साहब की दरख्वास्त आएगी तो वो उसको अपोज नहीं करेंगे, आज दरख्वास्त आएगी तो आज अपोज नहीं करेंगे। और क्या ये सहूलत आम आवाम के लिए भी है, आम पब्लिक के लिए भी है? उसमें तो 6 तरीके लेते हैं यही प्रोसिक्यूटर, और जाहिर है अंडर इंस्ट्रक्शन करते हैं, और आज भी जो कुछ किया उन्होंने अंडर इंस्ट्रक्शंस किया, तो ये तकलीफ दे बात है यकीनन। सही। कमर ज़मान कायरा साहब, आपने सुन लिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि माहिर कानून भी हैं, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने चीज़ें बताई कि शायबा है कि ये मतलब नैब पहले भी कहा जाता रहा कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग भी के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपको क्या लगता है कि ये वही है या ये सब कुछ मेरिट पे हो रहा है जिस तरह PMLN क्लेम कर रही है? देखिए, इसकी वजाहत तो कर दी ना कामरान साहब ने कि ये जो जिसको रिलीफ कहा जा रहा है, कोई ये रिलीफ इतना नहीं है, बल्कि उनको उनकी अपील बहाल की गई और जब रिजेक्ट हुई थी तो उस वक्त भी जज साहिबान ने ऑर्डर में लिख दिया था। उसकी मजीद टेक्निकल वजाहत भी उन्होंने कर दी है। बिल्कुल PA साहब का हक था, उनको मिलना चाहिए था। अपीलें करने का हक हर मुलज़म को मिलना चाहिए,
और उनके लिए जब अपीलें मुस्तरद हुई उसी वक्त कोर्ट ने भी ऑर्डर में कर दिया था, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। अपीलें बहाल हुई, अब केस सुना जाएगा। कामरान मुर्तजा साहब ने भी एक और बात की निशानदेही की, वो ये है कि प्रोसिक्यूशन का या नैब का कंडक्ट वहाँ क्या था। इसी तरह बाकी इदारों का कंडक्ट भी, जो इन दिनों बहुत लहदे हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने मियाँ साहब पे या मुस्लिम लीग पे बड़े एतराज़ात कर दिए, लड़ाई हो गई, पता नहीं ये हो गया। कुछ नहीं ऐसा, हम कह ही रहे हैं कि हर चीज़ का असलूब देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर लोगों में ये बड़ी मजबूत राय है, मजबूत, और इसमें बहुत सदाकत है कि इदारे हों या हुकूमतें हों, ये जब भी अपनी मर्जी करना चाहते हैं वो अपने मुखालफिन के लिए रास्ते तंग कर देते हैं, और जब चाहते हैं उनके लिए रास्तों में आसानियां पैदा हो जाती हैं। सरकारी इदारे भी उनकी फैसिलिटेशन में आ जाते हैं, अदालतों से भी रिलीफ मिलने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ प्रोसिक्यूशन का नहीं, इवन जजेस का रवैया भी उनके लिए बड़ा सॉफ्ट और अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारी सूरत में मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी जब इमरान खान के दौर में हमारी क़यादतें जेलों में थी, तो हम तो 2-2 साल जाके 1.5 साल सिर्फ बेल की एप्लीकेशनें लेके घूमते रहे कि जनाब सुन ले, और नहीं सुनी जाती थी। ये हमारे मुल्क का जो रतीरा है इदारों का, इसी से लोगों का एतमाद उठा है इदारों के ऊपर। यही वजह है कि आज हम खोखलेपन का शिकार है और हमारे रियासती इदारों के अंदर भी लोगों का एतमाद नहीं रहा। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग तरफ होकर खड़े हो रहे हैं। जी, और कायरा साहब, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प जा रहा है, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। सही, कायरा साहब, इसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शाहिद मुल्जिम के हक में हो तो इसे भी ना छुपाए, और प्रोसिक्यूटर को मुल्जिम के लिए मुतअस्सब नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे ये जो स्टेटमेंट है ये सब जो भी मुल्जिम हो उनके लिए हो। कायरा साहब, आपने जो बात की कि कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता रात है ना, ये तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है ज़मीर, ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, लेकिन ये अडॉप्ट कब होता है? ये ताकत के लिए इस्तेमाल होता है हमेशा, ये कमजोर के लिए नहीं, आम के लिए नहीं, खवास के लिए होता है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लोगों को हम जो कुछ सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसी तरह का लोगों का ट्रस्ट ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट लॉ, आइन और पाकिस्तान के इदारों पे होगा। इसी तरह लोग स्टेट के साथ जुड़ेंगे और इतना ही ताल्लुक उनका मजबूत या कमजोर होगा रियासत के साथ। सही सही। ये इसहाक डार ने सर गुज़िश्ता रात, मैं चाहूंगा कि मेरे दोनों जो गेस्ट हैं ये जरा सुन लें। पहले मैं चाहूंगा कि कमरज़मान कायरा साहब इस पर कमेंट कर दें। कायरा साहब, इसहाक डार साहब से सवाल पूछा गया कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेसिफिकली क्वेश्चन रेज कर रही है और पिन पॉइंट कर रही है कि PMLN की जो है वो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं ये एक्सटेंशन है। जी कायरा साहब, इसमें आज भी जब मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा गया इंतखाबात के हवाले से, जिस तरह पहले भी उन्होंने कहा था कि जी जो इलेक्शन कमीशन कहे, आज उन्होंने एक ये कहा कि जी इलेक्शन के जब पूछा कि जी आप नहीं समझते कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा यार ये पहले इन मामला से तो मैं निकल लूं। मतलब प्रायोरिटीज, मतलब एम्फेटिकली जिस तरह आप लोग कहते हैं, स्ट्रेट वे अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों का एक ही जवाब होना चाहिए कि फौरी तौर पर तारीख आनी चाहिए इलेक्शन की। तो ये जो, और वो मतलब डार साहब समझते हैं कि जी वो कोई गैर कानूनी प्रेशर डालने वाली बात है। देखिए, इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करना कि आप 90 दिन में इंतखाब कराएं, ये एक आइन का मुतालबा था। उन्होंने कहा जी नहीं, एक और आइनी शिक भी है, दूसरी तरफ से ये भी मुतालबे हैं। ओके चले, हमने कहा कि ओके भाई, अगर ये भी है कि आपने हल्का बंदी करनी है, 90 दिन में इंतखाब नहीं करा सकते तो इलेक्शन की डेट दे दे, वो भी नहीं दी। हमने कहा शेड्यूल दे दे, वो नहीं दी। मकसद क्या था? आज तक जो गैर यकीनीपन है कि जी इलेक्शन होंगे, मैं आपको यकीन से कहा, आपके प्रोग्रामों में, आप हर प्रोग्राम में हमसे सवाल करते हैं कि जी क्या आप समझते हैं वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे? जहां हम जाते हैं आजकल, क्योंकि इलेक्शन का माहौल बन रहा है, हल्कों में ज्यादा होते हैं, जहां जाएं प्रोग्रामों के अलावा या लोगों के मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं गमी खुशी में भी, तो वहां एक ही सवाल उठाया जाता है कि जी इलेक्शन क्या आपका ख्याल है हो जाएंगे? और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, हम लोगों को यकीन दिलाते रहते हैं कि भाई ये कोई वजह नहीं है इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होने हैं और उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने वीक का कहा हुआ है, मियां साहब भी वापस आ गए हैं।
अब क्या वजह है? लेकिन लोगों का अभी भी यकीन नहीं बैठ रहा, आपका भी नहीं बैठ रहा, आप भी सवाल करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जी आप डेट दे दें, आप शेड्यूल दे दें, तो उससे पीपल्स पार्टी का कोई इंडिविजुअल फायदा है? मुझे नहीं है समझ आ रही कि हमारे मुस्लिम लीग के दोस्त इस बात को क्यों जिद बना के बैठ गए हैं कि जी हम नहीं मांगेंगे डेट, उससे कोई प्रेशर बन जाएगा। उन्होंने अपने लिए एक छेड़ बना लिया मुफ्त में। ये एक सिंपल बात है कि जी अच्छा आपने इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि हम जनवरी के आखिरी वीक में इलेक्शन की डेट दे देंगे, तो दे दो डेट भाई। क्या होगा? उस वीक में 7 दिन है, किसी एक दिन की बात कर लो, उसके पीछे शेड्यूल आ जाएगा। सो क्यों ऐसा कर रहे पता नहीं। ये बात के लेवल प्लेइंग फील्ड है। देखिए मैंने बहुत प्रोग्रामों में कहा कि जो वफाक में बैठे हुए आला ओहदेदार है, हुकूमत का हिस्सा, मुझे ना उनकी काबिलियत पे शक है, ना उनके किसी और इशू पे शक है। मैं आज भी समझता हूँ कि वो आहद चीमा साहब हों, वो फवाद साहब हों, वो शाह साहब हों जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ये काबिल तरीन लोगों में से हैं, इंतहाई तजर्बाकार हैं, बेहतरीन क़यादत है, बेहतरीन लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े क्रेडिबल लोग हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ये मियाँ साहबान के और मियाँ नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के साथ इनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, और उस ताल्लुक की बुनियाद पे उनको ये ओहदे भी दिए गए। जो चीमा साहब हैं, चीमा साहब हमारे साथ वो स्पेशल असिस्टेंट एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जब नाम मौजूदा क़यादत के भी आ जाएंगे, इसमें भी शाह साहब बड़े काबिल आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे शहबाज शरीफ साहब के भी, और अब उनको फिर कंटिन्यू किया गया। आप मुख्तलिफ इदारों में इलेक्शन कमीशन जो है वो वहाँ सेक्रेटरीज और डीजीज और इस लेवल पे और नीचे लेवल पे तबादले करा रहा है। तो ये जो बड़े बड़े ओहदे हैं, जब इन पे बैठे हुए लोग, उनकी वाज़ेह ताल्लुकात और वफादारियां एक जमात के साथ होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाइस्ड है, लेकिन उससे बहरहाल असर तो ये आएगा, सवाल तो ये उठेंगे। बेहतर होता कि ऐसा ना होता। सही। सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, कमर ज़मान कायरा साहब की भी आपने गुफ्तगू सुन ली। आप लोगों के जो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो खदशात हैं वो थोड़े से ज़रा ज़्यादा हाई, जिसको कहते हैं मतलब ज़रा सख्त हैं, और वो सबसे बड़ा ये है कि JUIF जो है वो निशाने पर है दहशतगर्दी पे, कि बाजोड़ वाला वाक़या देखें, फिर सेनेटर हमदुल्ला वाला वाक़या देखें। आप लोगों को उस हवाले से भी फियर्स हैं। इसके अलावा जो बात की है कमर ज़मान कायरा साहब ने, क्या JUIF को भी कहीं पे ये फील होता है कि शायद किसी एक मखसूस पार्टी को थोड़ा सा एज मिल रहा है? ऐसा है कि पहली बात तो आप इलेक्शन डेट के हवाले से कर रहे थे, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वाकया सुनाया कि उन्होंने किसी वजीर साहब से पूछा कि इलेक्शन होंगे, तो उन्होंने उसको जवाब दिया, यार दुआ करो कि 5 साल तक इलेक्शन ना हो। तो सूरत हाल तो ये है बेयकीनी इस वजह से। और जब प्रेसिडेंट साहब इस मुल्क में जो आज भी सदर हैं, वो कह रहे हैं कल इंटरव्यू में कि जी मुझे नहीं उम्मीद, तो जाहिर है शकूक तो पैदा होंगे। तो एक तरफ ये शकूक, दूसरी तरफ आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। सिर्फ बाजोड़ का वाकया नहीं है जिसमें 84 लोग शहीद और 200 लोग जो है वो जख्मी हुए। हमदुल्ला का सिर्फ वाकया नहीं है, बल्कि उसके अलावा जो है ना 2 वाकयात और बता देता हूँ और उसके बाद मजीद 2 वाकयात बताता हूँ। एक साल में 24 उलमा कराम जो है वो, और उसके साथ साथ जो है वो एक हमारे सरदार अकबर साहब हैं बलूचिस्तान में, और मुमकिन कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके ऊपर फायरिंग हुई और उनके साथ जो लोग थे उसमें से 3-4 लोग उसमें शहीद किए गए। मौलाना पेशावर गए, पेशावर के हवाले से जो है वो थ्रेट के उनको थ्रेट इस हवाले से हमें कन्वे किया गया। आज जो है मुझे किसी बहुत अहम दोस्त ने ये कन्वे किया कि बलूचिस्तान जा रहे हैं, तो मौलाना जो है मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, और वो थ्रेट उनको उनके जलसे के हवाले से। और फिर मैंने फ़ोन करके बताया भी मौलाना साहब को। तो ये जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड, तो ये एक ये होती है ना कि किसी ने कोई किसी के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी की हुई है। हमारे साथ तो जानों का मसला दरपेश है, हमारे साथ तो मतलब एक वक्त में कई दर्जन लोग शहीद हो रहे हैं, और वो बाकी जो ना हमें हर रोज जो है ना कन्वे किया जा रहा है, बाकायदा ऑफिशियली भी कन्वे किया जा रहा है
कि आपको फला जगह जाने कोई थ्रेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बड़ी लीडरशिप को, जो की लीडरशिप है, उनको घर में बिठा दिया जाए, और जब घर में बैठ जाएंगे, कैंपेन नहीं करेंगे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जाहिर है कि उसका नतीजा ये है कि शख्स के हाथ दोनों बांध दिए जाए और किसी के हाथ जो है ना 2 की बजाय उसके 3 हो जाए, तो नतीजा तो फिर किसी और तरह से जाएगा ना। ये भी एक तरीका कार है किसी को फेवर देने का और किसी को देने का। मसाइल मौजूद हैं और वो मसाइल अगर हल नहीं होते तो उसके अपने नताइज होंगे फिर। सही सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, लेकिन सवाल यह था कि जो PMLN के ऊपर पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है, वो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उनको कहा जा रहा है कि जी उनको PMLN को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि जी एवरीथिंग इज मतलब जो है मेरिट के तौर पे हो रहा है, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही। तो आप लोगों का तो, क्योंकि मुझे याद है कायरा साहब से मुझे अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो कायरा साहब से भी पूछूंगा, क्योंकि 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कैंपेन करना मुश्किल हो गई थी। डायरेक्ट थ्रेट्स थी दहशत गर्दों की तरफ से पीपल्स पार्टी को, एंड आई होप कमरजमान कायरा साहब वुड सेकंड, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात हुए थे। तो बात यह है कि आप कहते हैं कि अगर इस सूरत हाल में JUIF के हाथ बन जाते हैं और 30 जो मुखालिफ है उसके 3 हाथ हो जाते हैं, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं रही। इस पर बात करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब, यकीनन मैं इतना इसको ज्यादा पुश नहीं करना चाहता लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन ये एक अभी जो एक सूरत हाल जिस तरह JUIF जिससे गुजर रही है, 2013 में आप लोगों के ऊपर भी कुछ ऐसे ही हालात थे, लेकिन इंतखाबात हुए, लेकिन फिर भी आपको भी अंदाजा है कि इट वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर यू इवन इन 2013। इस पर भी कमेंट कर दें। और सर दूसरा ये कि जिस तरह अब सदर आरिफ अलवी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज कह दिया कि उनको यकीन नहीं आ रहा, मतलब एक इतना स्पॉन्टेनियसली उन्होंने जवाब दिया कि एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, या कह रहे थे कि शायद हो जाएं या मुझे कोई इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया स्ट्रेट वे कि जी मुझे यकीन नहीं है कि जनवरी में इंतखाबात होंगे। देखिए, जब सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन मुझसे और आपसे बहुत बेहतर है, वो कह रहे हैं, और वो एक तजर्बाकार सियासी कारकुन है, इंतहाई मुल्क के बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, तो मैं और आप क्या बेचेंगे फिर उनके सामने इस सूरत हाल में? तो हम क्या कह रहे हैं, पहले दिन से पीपल्स पार्टी का यही मुतालबा है कि ये गैर यकीनी खत्म करें, लोगों को ये तासर कि किसी एक को फेवर हो रही है, ये खत्म करें। और एक और ज़मीन बात ये ज़हन में रखिए, हम जो मुतालबे कर रहे हैं ना, वो मुतालबे ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम तो हमेशा चीजें हमारे खिलाफ रही। आपने 2013 का जिक्र किया, 2008 में मसद क्या हुआ था, 2002 में क्या हुआ था, हम क्या समझे छोड़ के चले गए जब हमारे 21 लोगों को वफादारियां तब्दील करा के पैट्रियट बना दिया गया और हुकूमत बना ली गई? हम क्या छोड़ के चले गए थे? हम तो आज भी कह रहे हैं कि भाई 90 दिन में इंतखाब नहीं करा सके, ओके, इलेक्शन की डेट दे दो, शेड्यूल दे दो, ताकि ये गैर यकीनी खत्म हो, लोग यकसुई के साथ इधर सोचे और अगली जो हुकूमतें बननी है उसके लिए एक कैंपेन की फिजा बने। लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों को ये बिल्कुल, हमारा अगर गिला शिकवा है या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हम बयान कर रहे हैं। हमको ये तो नहीं कह रहे ना जी कि अगर ये नहीं हुआ तो हम इलेक्शन में नहीं आएंगे, हम ये कर देंगे, हम हड़तालें कर देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इलेक्शन क्रेडिबल बनाने के लिए अगर आपने इनको एड्रेस नहीं किया तो फिर माजी के इलेक्शन की तरह ये भी टेंटेड इलेक्शन हो जाएंगे। यही हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। हम बिल्कुल मैदान में हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन और हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर रहे हैं कि ये दूर किए जाएं। अगर मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि वाकई यकसुई के साथ एक फिजा बने और एक सिस्टम में स्टेबिलिटी आए, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। ये जो फिजा है, हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई PTI है, PTI के लीडर के ऊपर, उनके कुछ लोगों के ऊपर एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके खिलाफ केसेस बने हैं, उनको बिल्कुल उन केसेस का सामना करना चाहिए, उनके केसेस अदालतों में ट्रायल होने चाहिए, स्पीडी होने चाहिए। लेकिन PTI के बाकी कारकुन, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो सख्त हैं, वो डरने हैं, वो रवैये उनके तल्ख हो गए हैं।
वो दुरुस्त नहीं है। ओके, तो क्या करना है? क्या हमने उनको खुर्च के फेंकना है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वो उतने ही पाकिस्तानी है जितने मैं और आप और कामरान साहब या कोई और पाकिस्तान का शहरी है। उनको भी हक हासिल है उनकी क़यादत के ऊपर, उनके बाकी लोगों के ऊपर, कुछ कारकुनों के ऊपर जिन पे केसेस है वो ट्रायल में जाए, और बाकी लोगों को हम समझा सकते हैं। डायलॉग होना है डेमोक्रेसी में। हम अपने उन बहन भाइयों को जो पीटीआई में है, हम उनको इस बात पे कायल करें कि भाई ये जो सख्त रवैये हैं, तल्ख रवैये हैं, गाली गलौच है, ये दुरुस्त नहीं है। इदारों के साथ तसादुम दुरुस्त नहीं है। ये कन्विंस करना है, डायलॉग करना है। इसके लिए हम उनको रोक तो नहीं सकते। हम तो उनके लिए भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुफाहमत की बात की, और कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है मुफाहमत के बादशाह भी हैं, और अभी फिर दोबारा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज तो यह कि जो मुफाहमत का जो एक सबसे बड़ा आज जो बात सामने नजर आई है, मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर साहब की में पीटीआई का वफद मिला है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने से, तो ये एक सिलसिला शुरू तो हो गया। तो आने वाले दिनों में हम ये तवक्को करें कि जरदारी साहब से भी कोई मिलने आएंगे, या उनको आप लोग बुलाएंगे, या आप लोग उनके पास जाएंगे, जिस तरह आपने अभी बात की? देखिए जमीर, हमारे तो क़यादत ने इमरान खान की जब वो गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी कहा था कि मिलके आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी क़यादत ने जब हमारी हुकूमत आई तब भी कहा था, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था। जवाब में जो रवैया था पीटीआई और इमरान खान साहब का वो बड़ा मायूस कुन था। उसके नतीजे में तलखियां बढ़ गई और आज हम इन हालात में हैं। हम गवर्नमेंट में थे और इमरान खान साहब फौज के साथ बसरे पैकार थे और हमारी अदालतों के साथ माहौल खराब हुआ था। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी कि डायलॉग हो, डायलॉग का रास्ता खुला, फिर इमरान खान ने बंद कर दिया। आज भी हम उससे मुफर नहीं है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप ताकत से अपने मुखालफीन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो इस मुल्क के शहरी हैं, उनको पाकिस्तान की शहरियत में वो सारे हकूक हासिल हैं जो किसी और शहरी को है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से अगर पीटीआई का वफद मिला है तो ये बहुत अच्छी खबर है। मौलाना को मिलना, मौलाना को उन्हें टाइम दे देना, सबसे ज्यादा तल्ख माहौल उनका मौलाना के खिलाफ रहा, और हम बार बार इस पे एहतजाज करते रहे कि जो रवैया इख्तियार खान साहब ने और उनकी जमात ने किया हुआ है वो इंतहाई नामुनासिब है, गैर सियासी है। तो ये एक अच्छा अमल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े लीडर हैं, बड़े आला पाए के सियासतदान हैं, बड़े दिल के आदमी सर। उनमें ये टॉलरेंस भी है। वो एक वक्त में शदीद गुस्से में थे जब इमरान खान साहब उनके बारे में बड़े तौहीन अमेज बातें करते थे, बट इवन देन उन्होंने हमें कहा था कि आप डायलॉग कर लो, मैं आपको रोकता नहीं। कायरा साहब, क्योंकि मुझे मालूम है आपने कहीं पहुंचना है, तो सेनेटर कामरान मिर्जा साहब, तो मैं उनको जरा थोड़ी देर के लिए और तकलीफ दूंगा। एक चीज और कि अभी जिस तरह मोहम्मद मालिक साहब अक्सर कहते हैं कि इस्लामाबाद में पावर कॉरिडोर्स में, पावर ड्राइंग रूम्स में जो डिस्कशंस हो रही होती हैं वो आने वाले दिनों की मतलब बता रही होती हैं कि वो वैसे ही हो रहा होता है। आजकल जो डिस्कस हो रहा है वो ये है कि जी शायद जनवरी नहीं फरवरी में हो जाएंगे, और यकीनन उसकी वजह यह भी है हार्श वेदर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और रीजंस हैं, तो उस पर तो कोई इशू नहीं होगा। अगर लास्ट वीक ऑफ जनवरी नहीं तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीक ऑफ फरवरी में भी अगर इंतखाबात हो जाए, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि क्या वाकई जो CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ था उसमें यह यकीन दहानी कराई गई थी कि 6 नवंबर से आगे इंतखाबात नहीं जाएंगे? क्योंकि डार साहब ने जो कल बात की वो मैं अब सुनवाना नहीं चाहता, इस पर जरा क्लैरिफाई कर दें। जहां तक याद है मुझे चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी कहा था कि एश्योरेंसेस पे हमने सेंसस जो था, डिजिटल सेंसस, उसको स्टैंप किया था। देखिए, जो सवाल आपका पहला हिस्सा, पहली तो यह है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो बात हुई थी वो यही था, खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि जो सूबों की सीटें हैं, जो पहले इब्तदाई तज्जिए आ रहे थे उसमें यह था कि सूबों की सीटें जो तनासब है अगर वो तब्दील हो गया और आइन में जो लिखा हुआ है उसको चेंज करना पड़ा तो फिर आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, जिसकी हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं है। लिहाजा इसको इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं होना इसके ऊपर, क्योंकि अब जो फाइनल रिजल्ट आया मरदमशुमारी का, उसको जब अप्रूव किया तो सूबों की सबकी सीटें वो वही रही जो पहले थी। लिहाजा ये था कि इलेक्शन के डिले होने का या ना होने का तो वहां सूरत ही नहीं थी। वहां हल्का बंदियों का भी इशू नहीं था कि इसकी वजह से हल्का बंदियां लेट होंगी। वो तो मरदमशुमारी एक सेपरेट इशू था, और मरदमशुमारी हमेशा मिड टर्म में हुआ करती है,
ये क्योंकि बाय चांस ऐसा करना पड़ा 2017 की मरदमशुमारी के मुतनाज़ा होने के बाद कि मिड टर्म मरदमशुमारी 5 साल बाद कराई जाए, और वो इस वक्त में ऐसे हालात में हुई कि इलेक्शन की तारीख भी आ गई और असम्बलियां खत्म होने की, और उधर से मरदमशुमारी का अमल भी मुकम्मल हो पाया। तो ये एक खास कैफियत बनी है। जहां तक ताल्लुक आपके सवाल के पहले हिस्से का था, मुझे थोड़ा सा एक दफा हिंट दे दें, आपने क्या बात की थी उसमें? 6 नवंबर वाली, वो तो आपने बता दिया कि 6 नवंबर वाली जो सूरत हाल थी। और दूसरा ये कि इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स और पावर ड्राइंग रूम्स में र्यूमर्स यहाँ कुछ चल रहा है कि शायद जनवरी वुड नॉट बी पॉसिबल, शायद फरवरी वुड बी ओके। देखिए मैं गुजारिश करूं, फरवरी में हो जाए। मैं गुजारिश करूं, और एक चीज और भी है, वो मैं चाहूंगा कि मैं जरा कामरान मुर्जा साहब से पूछ के आपकी तरफ वापस आऊं। एक और फॉर्मूला भी बड़ा डिस्कस हो रहा है, हॉट है इस्लामाबाद में। देखिए मैं गुजारिश कर दूं, जहां तक मौसम का ताल्लुक है, मौसम कुछ इलाकों के अंदर यकीनन शदीद होगा, लेकिन वहां जिंदगी मुअत्तल नहीं हो जाया करती बर्फबारी में भी। अगर मौसम तल्ख होने की बात है तो मौसम अब से तल्ख होना शुरू हो गया। दिसंबर में भी मौसम तल्ख होगा, जनवरी में भी होगा, फरवरी में होगा, मार्च में भी बर्फबारी होती है। सो ये काफी जवाज नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो कोई एतराज नहीं होगा जी, फर्ज करें कि इससे जनवरी की बजाय अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जब इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है, तो 1-2 वीक आगे करने से क्या हो जाएगा, क्या बेहतर हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन का ट्रस्ट और लोगों का ट्रस्ट जो है वो और इदारों के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर शेक हो जाएगा। सही। मैं जरा बिल्कुल कामरान मुर्जा साहब की तरफ भी जाना चाहूंगा। कामरान मुर्जा साहब, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से PTI के वफ्द असद कैसर साहब की सदारत में मुलाकात हुई है। आप इसको मतलब बहुत बड़ा दिल किया है मौलाना साहब ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल होते रहे PTI की जानिब से आपकी लीडरशिप के हवाले से। तो क्या पेशरफ्त क्या है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि एक दफ़ा मुझे याद है JUIF के लीडर थे, उन्होंने कहा था कि बहुत से PTI लीडर अब JUI ज्वाइन करने का सोचेंगे KP में। तो ये हम किस तरह इसको देखें? देखिए, मौलाना एक सियासी आदमी है और न सिर्फ खुद एक बड़े लीडर हैं, बल्कि उनके वालिद एक बहुत बड़े लीडर रहे और उनकी मुफाहमत की सियासत रही है। हालात में जो तलखी इतनी ज़्यादा पैदा की गई थी वो दूसरी तरफ से या PTI की तरफ से पैदा की गई थी। इवन एक मनसब होता है वज़ीर आज़म का, और जब वो उस मनसब पे बैठे हों, बुराजमान हों, तो फिर अपनी ज़ुबान को लोग कंट्रोल करते हैं। मगर यहाँ उस वक्त भी जो है वो कंट्रोल नहीं किया गया और ऐसी ऐसी बातें नाज़िबा की गई कि आदमी उसको दोहराता हुआ जो ना अच्छा नहीं लगता। चोर डाकू कहा गया, जो उनके मुंह में आया वो कहा गया, हालांकि वो ना चोर का कोई मुकदमा बना सके, डाकू साबित करना तो और बात है, न चोर का मुकदमा बना सके, न किसी और चीज़ का मुकदमा बना सके अपने दौरे इक़्तिदार में। तो बहरहाल वो वक्त तो गुजर गया। अब अगर वो, हमारे यहाँ एक रवाज है, कोई घर पे आ जाता है या घर पे आने के लिए कहता है तो हम आम तौर पे नहीं रोकते। ये हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी और सुबह बलूचिस्तान में भी घर पे आने वालों को हम इज्जत देते हैं। अल्लाह करता कि वो ये इमरान खान साहब को भी अपने दौरे इक़्तिदार में सारा, पंजाब में भी ऐसा ही है वैसे सर? पंजाब में भी ऐसा ही है, तो पंजाब के दही इलाकों में होगा। दही इलाकों में तो यकीनन ज़ाहिर है, हमारे देहातों में ये खूबसूरती है कि वो जो घर पे आ जाए उसको इज्जत दी जाती है, जवाब में भी इज्जत दी जाती है। तो वो घर पे आए हैं, मौलाना साहब उनसे खुले दिल से मिले, और अगर कोई किरदार अदा कर सके मौलाना साहब तो यकीनन किरदार अदा करेंगे। एक पॉपुलेशन के हवाले से बात हो रही थी, कायरा साहब बात कर रहे थे, वो हुआ ये कि हमारी आबादी बलूचिस्तान की है वो इससे बहुत ज़्यादा थी। यानी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी उसमें हमारी आबादी जो है 1/3 इससे ज़ायद थी जितनी बाद में डिक्लेयर की गई है। तो उसमें चूंकि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स और पता नहीं क्या क्या ज़रूरियात पेश आती, तो उन्होंने कहा कि उसका आसान तरीका ये है कि उस आबादी को कम कर दो। तो हमारी तकरीबन जो है ना वो इस वक्त तो 16 और 4+4 अपना ख्वातीन की सीटें 20 बनती हैं। तो अगर ये आबादी 7 और 3 10 यानी हमारी 30 सीटें हो जाती, वसाइल का मामला अलग था।
तो उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह वगैरह सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं जी गलती हो गई थी, आबादी बहुत ज़्यादा हमने प्रिलिमिनरी तौर पे वो कर ली थी, हमने जो ना सैटेलाइट चेक किया और सैटेलाइट चेक से उन्होंने आबादी जो ना 1/3 कम कर दी। ये मामला अलग से सब जुडिस 13 के लिए मेरा ख्याल फिक्स है इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला इस महीने में नहीं है, नवंबर के महीने में। तो अभी आप इसके अलावा इलेक्शन के जो हवाले से बात कर रहे थे कि इलेक्शन के हवाले से मौसम जो है सीवियर होता है, तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं उस सीवियरिटी से बचने के लिए। या तो 15 दिसंबर से पहले आ जाए, क्योंकि सिर्फ मौसम की शिद्दत मसला नहीं है। जैसे ही बच्चों की छुट्टियां होती हैं इलाकों में, तो लोग जो है ना वो बच्चों को लेके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं जो निस्बतन गर्म होते हैं, या तफरीह के लिए निकल जाते हैं, और फिर जो है ना वो तकरीबन 2 महीने यानी 2.5 महीने नहीं आते वापस अपने इलाकों में। ये 15 दिसंबर से शुरू हो जाता है, या बाज़ का 17 दिसंबर से शुरू हो जाता है, और फिर उसका फरवरी तक पूरा एंड ऑफ फरवरी तक रहता है। तो इलेक्शन करवाना है, उसके लिए जो बेहतर डेट होगी वो 15 दिसंबर से पहले हो सकती है। मैं नहीं कहता कि वो फरवरी या फरवरी के बाद हो सकती है, क्योंकि फिर उसके गलत मतलब निकलेंगे, मगर 15 दिसंबर से पहले जो है वो मुनासिब तारीख जो है वो बनती है इलेक्शन के हवाले से। और ये इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन भी है कि वो इन तारीखों के अंदर 15 दिसंबर के अंदर इलेक्शन करवा सके। थोड़ा सा जो है ना वो उसका मेकअप करना पड़ेगा, बाज़ चीज़ों की दुरुस्त करनी पड़ेगी, मगर ये इम्कानात में है ये बात। बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया कि अगर वेदर स्वेयर हो जाता है जनवरी में, तो फिर वो फरवरी में भी इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा। लेकिन सेनेटर कामरान मुजरा साहब, एक और बड़ा एक फार्मूला जो मैं कायरा साहब से भी पूछना चाह रहा था, लेकिन आप ही मुझे जवाब दे दें, कि कहा यह जा रहा है कि जी सेंटर में PMLN की हुकूमत होगी, सदर जो होंगे वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, और फॉरेन मिनिस्टर अगेन बिलावल भुट्टो साहब को बनाया जाएगा। KP या बलूचिस्तान में बड़ा लॉयंस शेयर या बाकायदा चीफ मिनिस्टरशिप जो है किसी एक सूबे में JUIF को दी जाएगी। पंजाब के मुतालिक अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वेदर इट शुड गो टू PMLN और नॉट, लेकिन वो किसी नई पार्टी जो इमर्जिंग पार्टी है शायद उसको देने की बात हो रही है। कि मतलब देने की नहीं बात हो रही, मतलब यह है कि वो बड़ा स्ट्रांग उठ के आएंगे जिस तरह लोग उनको बहुत शामिल हो रहे हैं। इस तासुर को आप कैसे समझते हैं? यकीननली बैलेट बॉक्स ही डिसाइड करेगा, लेकिन जितना आपको भी मालूम है, तो सवाल इसलिए मैंने पूछ लिया। आपने और मैंने बैठ के खुद ही डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे किसकी हुकूमत होगी, तो फिर लोगों ने क्या करना है? लोगों ने तमाशा देखना है कि इस तरह से तो सिस्टम पे और एतमाद मुतासिर हो जाए ना। इंटरनली प्लेस्ड पर्सन जो है ना वो कहीं पे जो है वो उनकी हुकूमत कोई ऐसी जो है ना वो इस तरह से अवाम के वोट के बगैर बन सकती है, और ना किसी इवन JUI की या किसी और दोस्त की। नहीं सर, लेकिन तमाम जमातें मुफाहमत करके तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं ना, सीट एडजस्टमेंट, ये तो मतलब दिस इज पॉसिबल। सीट एडजस्टमेंट्स यकीनन होगी, मगर उस सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में जो है ना वो फिर पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए। अब ये इस फार्मूले पे मैं नहीं समझता कि पता नहीं किस तरह से मुमकिनात होंगी, मगर फिर वो पब्लिक की राय कहाँ गई, आम आवाम की राय कहाँ गई? ये तो उसी तरह की राय है जिस तरह से जो है ना वो फिर कोई एप्लीकेशन, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, कोई दरख्वास्त आ जाए और प्रोसिक्यूटर कंसीड कर जाए, इमरान खान साहब हो या कोई और दोस्त हो, तो फिर इसी तरह से अगर करना है हुकूमत में भी, तो फिर वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का कॉन्सेप्ट कहाँ है? देखिए ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाकायदा मुफाहमत से आप लोग सब बैठकर प्लान करके लेके आए 2022 में, तो अभी भी बाकायदा बैठकर प्लान कर सीट एडजस्ट करके कि यहाँ हम स्ट्रांग होल्ड है, पीपल्स पार्टी को दोबारा से मिल जाए, मतलब तो सब मुफाहमत से कि मुल्क को आगे लेकर चलना है, तो बस ठीक है, बेहतरी इसी में है। तो वोटर तो मतलब वुड बी हैप्पी अगर आप 16 महीने इकट्ठे रह सकते हैं एक ही हुकूमत में, तो फाबेहा बिस्मिल्लाह आगे भी इकट्ठे रहें। आगे सब देखिए, मेरे कद से, बहरहाल मेरी सोच से और मेरे कद से ये दोनों बातें बड़ी हैं। मेरी सोच जो है वो शायद आप इसको कह लें छोटी है, और मेरा कद भी यकीनन छोटा है, तो बड़े लोग बैठ के फिर कौन सा फैसला करेंगे ये बाद में कल की बात है, मगर मुझे बहरहाल ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही।
ये चीज़ यकीनन मतलब जो पावर है वो डिराइव जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट से और आवाम के वोट से ही होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मिर्जा साहब, आपके वक्त का भी, कमर ज़मान कायरा साहब का भी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे हाफिज़ एहसान अहमद साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया में आगे क्या होने जा रहा है। एक मेजर रिलीफ तो मियां नवाज शरीफ साहब को आज मिल गया है, उनकी अपीलें बहाल कर दी गई हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान अहमद साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, और आज बड़ा रिलीफ मिल चुका हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब को। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में उनको अपीलें जो है उनकी बहाल कर दी गई हैं। एक्चुअली हाफिज़ एहसान अहमद साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा टेक्निकली, क्योंकि हम तो लीगल मामलात में नाबलद हैं, तो थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें कि ये है क्या, बहाल करने का मतलब क्या होता है अपील? ज़मीर भाई, अगर इसको वन लाइन में अगर आपको डिफाइन करो, फिर मैं आपका इसका लीगल पे जाए। प्रोसिक्यूशन 2018 में भी जीती थी और प्रोसिक्यूशन आज भी जीती है। 2018 में प्रोसिक्यूशन की प्रेयर ये थी कि मियाँ साहब को सज़ा होनी चाहिए और उन्होंने अदालत के सामने प्रेयर की। 2023 के अंदर आज प्रोसिक्यूशन ये प्रेयर की है कि जी हमें मियाँ साहब की अरेस्ट चाहिए नहीं है और इनकी अपील्स एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो अदालत ने 2018 के अंदर भी प्रोसिक्यूशन के आर्गूमेंट्स माने और एक फ़ैसला किया, और आज भी अदालत ने जो है 2023 के अंदर भी उनकी जो कंटेंशन थी उसको माना और उसके बाद एक ऑर्डर पास किया। लेकिन अगर इसको ब्रॉडली देखा जाए तो वो ये है कि यहीं पे ज़रा एक सेकंड, इट्स डू वी सी चेंज ऑफ हार्ट इन नैब, मतलब कि बदल गया, दिल बदल गया? नहीं, मेरा ये ख्याल इस तरह ये है कि चूँकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या हमारा ये जो कोर्ट सिस्टम है ये वीक है। सही। अगर ये चीज़ें ठीक होती तो 2018 से 2023 की हिस्ट्री इस तरह चेंज ना आती। उस वक्त भी एक वन साइडेड चीज़ चल रही थी और आपने देखा कि पहले पनामा की जजमेंट आई और एक प्राइम मिनिस्टर को 184(3) के नीचे निकाला गया जो अनप्रेसिडेंटेड था। उसके बाद उसी कोर्ट के अंदर एक JIT भी बनी। उस JIT के कहने के ऊपर जिस तरह आज जो प्रोसिक्यूटर जनरल की स्टेटमेंट थी वो एक ये भी सिग्नल था कि जी रेफरेंसेस हमने नहीं बनाए, रेफरेंसेस तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाए गए और उसकी JIT बनी और मीनिंग देयर बाय कि आज वो कहना ये चाह रहे थे कि नैब इन रेफरेंसेस को ओन नहीं करता। ये जो उसकी कंटेंशन थी ना उस चीज़ की, और उसके अंदर ये हुआ कि आपके सामने 3 रेफरेंसेस फाइल हुए। पहले मियाँ साहब को एवनफील्ड के अंदर सज़ा हुई और वो थी आपके सामने 10 साल की सज़ा थी, और उसके बाद हैवी फाइन्स था। फिर मियाँ साहब पाकिस्तान में वापस आए, फिर अरेस्ट किए गए, फिर वो जेल के अंदर गए, फिर वहाँ से उनकी एवनफील्ड के अंदर सज़ाएँ जो हैं वो सस्पेंड की गई थी। उसके बाद हुआ ये कि फिर एक और जजमेंट आ गई जो अल अज़ीज़िया वाली थी और फ्लैगशिप वाली थी। अल अज़ीज़िया के अंदर मियाँ साहब को 7 साल की सज़ा की गई और 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया अलॉन्ग विद फाइन। फ्लैगशिप के अंदर जो है उन्हें एक्विट कर दिया गया जी। फिर उसके बाद हुआ ये कि मियाँ साहब ने अपील फाइल की, उसके खिलाफ जो है वो सस्पेंशन की अपील फाइल की अलॉन्ग विद द मेन अपील्स। इस दौरान मियाँ साहब की तबीयत जो है वो ख़राब हुई और कोर्ट लखपत जेल से, क्योंकि वो पैरवी नहीं कर सके और खुद मौजूद नहीं थे, वो ये था कि कोर्ट लखपत जेल से मियाँ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल आए। सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर फिर पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाए गए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पे चाहिए। वहाँ के ऊपर एक 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर आपके सामने आया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। उसके बाद मियाँ साहब ने अप्रोच किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जी वो 4 हफ्ते का लाहौर ने दे दिया है तो आप भी मेहरबानी करें मेडिकल ग्राउंड्स पे। तो वो बगैर सज़ा सस्पेंड किए हुए मियाँ साहब को कहा गया कि आप बाहर चले जाएं। जब मियाँ साहब बाहर गए तो वहाँ के ऊपर रिपोर्ट्स आई और आपके सामने ये है कि फिर 2023 के अंदर 19 में गए तो 2023 के से पहले उनकी जो अपील्स थी वो फिक्स की गई और उनकी नॉन प्रेजेंस की वजह से उन्हें डिसमिस किया गया। और जब उन्हें डिसमिस किया गया तो स्टेटस उनका जो था वो एक कन्विक्टेड शख्स का था, चूँकि आपकी अपील्स तो सस्पेंड है। अब मियाँ साहब वहाँ से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने से पहले जो था वो एक लीगल स्ट्रैटेजी बनी और उस लीगल स्ट्रैटेजी के मुताबिक प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की गई जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अनप्रेसिडेंटेड है कि एक कन्विक्टेड शख्स जितनी देर तक सरेंडर न करे उतनी देर तक आप उसे प्रोटेक्टिव बेल नहीं देते। और आपने देखा कि जब प्रोटेक्टिव बेल फाइल हुई
तो उस वक्त जो थे वो प्रोसिक्यूशन जो थी उसके प्रोसिक्यूटर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो जब अदालत के सामने जो प्रोसिक्यूशन है वो एतराज़ न करे तो अदालत के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मियाँ साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिली, फिर मियाँ साहब पाकिस्तान के अंदर आए, उसके बाद आके तो फिर उन्होंने बेल अप्लाईज की, पहले उस प्रोटेक्टिव बेल के बाद अपील्स के अंदर गए और नैब के प्रोसिक्यूशन वहाँ पे भी मौजूद था 24 तारीख को। उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है और हम नोटिस को एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ के ऊपर फिर ऑब्जर्वेशन आई कि अगर आपको एतराज़ नहीं है तो फिर हमारा या लोगों का टाइम क्यों ज़ाया करते हैं, वहाँ पर बैठ के अपना फैसला करें और हमें बता दें। वो उन्होंने फिर नोटिस किए और उन्होंने, आपको याद है कि कोर्ट्स ने यह कहा कि आपके चेयरमैन नैब पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो उसके ऊपर जो था नैब ने आज कंसल्टेशन प्रोसेस जो है मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद बड़ा दिलचस्प कमेंट आया नैब के प्रोसिक्यूटर से। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शाहिद मुल्जिम के हक में हो तो इसे भी ना छुपाए। प्रोसिक्यूटर को मुल्जिम के लिए मुतासब नहीं होना चाहिए। देन नैब वाज मुतासब, आज मुतासब नहीं है या आज मुतासब है, उस वक्त देखें। मैं ये समझता गया हूँ कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये जो ऑप्टिक्स हैं ये इतने इस तरह एक्सपोज नहीं होने चाहिए। ये 2018 के अंदर भी इस तरह एक्सपोज नहीं आना चाहिए था और 2023 के अंदर था। आपको एक रेगुलर प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए था और इतना ब्लंटली जो है नैब के प्रोसिक्यूटर्स को इस तरह कंसीड नहीं करना चाहिए था। मेरिट्स पे जाते, लेकिन वो जिस तरह हम कहते हैं ना, जब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर जाते हैं तो हम प्रोसिक्यूशन को कहते हैं यार हाथ जरा हौला रखो, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि हमने ये कहा कि आप कंसीड करें। तो ये जो कंसीड थी उसके अंदर कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है ना वो ये, क्योंकि मेरे साथ बैरिस्टर गौहर अली खान भी हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू हियर द अदर साइड, अदर व्यू एज वेल इफ यू अलाउ मी। मतलब बिकॉज़ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पीएमएलएन के लीडर्स कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज बीइंग डन अंडर मेरिट, अंडर लॉ, किसी किस्म का कोई फेवर नहीं, किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं है। योर टेक ऑन इट सर, आज के फैसले पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर दुनिया में किसी ने देखना है कि कानून की कितनी धज्जियां उड़ाई गई है इस केस के लिए और इसकी रिस्टोरेशन के लिए, मियाँ साहब को लाने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, तो शायद दुनिया में कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ये जो डिसीजन है सरासर गलत है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस पे पॉलिटिक्स साइड रख करके रूल, कानून और इसकी बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कोई भी बंदा जो क्रिमिनल केस में कन्विक्ट हो चुका हो, रिगार्डलेस ऑफ इट कि इसकी कन्विक्शन हुई है नेब की कन्विक्शन का तो लॉ ही सीरियस है और फेडरल स्टैट्यूट है। किसी भी लॉ में कोई कन्विक्ट हुआ हो, उस कन्विक्ट की अपील उस वक्त तक न सुनी जा सकती, न रिस्टोर की जा सकती है जब तक वो सरेंडर न करे। और सरेंडर का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो अदालत में पेश हो जाए। सरेंडर का मतलब है अगर वो कन्विक्ट हो जाए तो वो जेल चला जाए और वहां से रुककार बनकर के उसकी हिस्ट्री टिकट आए जेल की कि यस हमारे पास ये कन्विक्ट इस सजा काटने वाले रुककार में हमारे पास आया है, फिर अदालत उसकी अपील सुनेगी। मियाँ साहब ने हिस्ट्री बनाई है, वर्ल्ड बुक में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एज अप नाउ एज वी स्पीक, मियाँ साहब पाकिस्तान के वाहिद इंसान बन गए जो इस वक्त आउटसाइड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एज वी स्पीक उसकी सजा सस्पेंड नहीं हुई है। हमारे कानून के मुताबिक कोई भी कन्विक्ट होता है उसके पास बेल का कोई कंसेप्ट नहीं है। बेल उस सूरत हो जाती है जब उसकी सजा सस्पेंड हो जाए। आज तक मियाँ साहब की सजा सस्पेंडेड नहीं है। वो एक रिलैक्सेशन दी गई थी कि आप इलाज की खातिर चले जाएं, 4 वीक के लिए जाएं, अगर उससे ज्यादा हो तो आपको हुकूमत वो एक्सटेंड करे। वो एक पेरोल के प्रिंसिपल पे होता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन बैरिस्टर साहब वहां पे हमने देखा कि कमिट किया था कि जी वीकली मेडिकल बुलेटिन्स आपको भिजवाए जाएंगे, अदालत में पेश किए जाएंगे। लेकिन अब जब अपील, जब पिटीशन दायर की गई तो उसमें लिखा कि अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है येट, और वो अभी भी सफर करने के लिए मतलब नहीं थे येट। वो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल, खराब सूरत-ए-हाल को बचाने के लिए, मईशत को बचाने के लिए ही हैज रिटर्न बैक टू हिज होमलैंड। देखिए, अगर वो सेहत उसकी खराब है तो उसके साथ तो कोई मेडिकल कोई चीज उन्होंने लगाई नहीं है। और जिस तरीके से वो आकर के उसने स्पीच की, इतनी स्पीच तो शायद कोई 30 साला पॉलिटिकल वर्कर भी नहीं कर सकता था। माशाल्लाह से तो उसकी बहुत अच्छी है। और कानून के मुताबिक जब एक मरतबा कन्विक्ट हो जाए, इस बात पे खुशी नहीं होता है कि लोग जेलों में और लोग कन्विक्ट हो जाए, लेकिन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए। और इक्वल ट्रीटमेंट यही है कि आपने सारे कानून की धज्जियां उड़ाई और एक बंदे को इतना फैसिलिटेट कर लिया। हाफिज एहसान अहमद साहब का
बैरिस्टर साहब हाफिज एहसान अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उनका ख्याल है कि जो भी हो रहा है ये बाकायदा मेरिट पर है और कानून जो है बहुत सारी, और जब प्रोसिक्यूटर कह देता है कि जनाब हमें कोई एतराज नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरिट पे हो रहा है, मैंने ये कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन ने जब ये कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है तो फिर अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं बनता। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री के अंदर, और कभी इस तरह नहीं हुआ जो हो रहा है। तो बैरिस्टर गौर साहब जो उन्होंने इतना जिक्र करूं कि हमारे लॉ के मुताबिक जो है नेब की प्रोसिक्यूटर में जिस वक्त रेफरेंस फाइल करे, अगर नेब को ये कहना था कि मुझे इतराज नहीं है तो ये ट्रायल कोर्ट या स्टेज पे या अपना रेफरेंस वापस कर लें, तो वो इख्तियार नेब के पास जरूर है। एक मरतबा नेब के कोर्ट में चला जाए और प्रोसिक्यूटर जनरल नेब वो रेफरेंस को वापस ना लेता हो तो उसके बाद इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि कंपाउंडेबल जिसको हम कहते हैं कि जिसमें सुलह हो सकती है, कंपाउंडेबल वो ऑफेंस है जिस तरीके से एक कंप्लेंट के केस में आ जाता है कि जी किसी मर्डर हो जाए तो उसके वरसा आ जाए और वो कहे कि हमें एतराज नहीं है, अदालत उसको एक्कोमोडेट करती है क्योंकि उसमें माफी का हक जो वरसा के पास है। सही। नेब के केस में माफी का हक किसी के पास सही। बैरिस्टर साहब कह भी दे जी हमें एतराज नहीं है, बिल भी नहीं हो सकता। सही, लेकिन हाफिज एहसान अहमद साहब अब आगे क्या है? अब ये बाकायदा जो है अपीलें आएंगी, फिर उन पे बाकायदा जरा होगी, फिर केस दोबारा चलेगा, मतलब क्या होगा? नहीं, आप ये देखें ना कि अगर आज नैब ये कह रही है कि हमें मियां साहब की अरेस्ट नहीं चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है कि रेफरेंस तो वो वापस नहीं ले रहे? नहीं, रेफरेंस इसलिए नहीं ले सकते ना कि जब आपका एक प्रोसेस जो था ट्रायल का मुकम्मल हुआ और उसके बाद आपके पास पावर नहीं, और जिसका आज उन्होंने जिक्र भी किया कि जी आप वापस नहीं लेते, तो उन्होंने कहा सर कि जब आप फैसला कर चुके होते हैं नीचे वाली ट्रायल कोर्ट, तो हमारी जो है वो डिस्क्रिशन जो है वो नहीं रहती। अब वो उस डिस्क्रिशन नहीं है तो वो बात कोर्ट्स के अंदर आ गई, और कोर्ट्स के अंदर ये है कि अगर आज नैब ये कहती है कि हमें मियां साहब की अरेस्ट नहीं चाहिए, तो कल आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नैब ये कहेगी कि मियां साहब की कन्विक्शन हमें दोबारा चाहिए, या मियां साहब को जो नीचे कन्विक्शन है उसको आप होल्ड करें। अपीलें बहाल अब ये है कि एक वो जो प्रोसेस रह गया था वो कंप्लीट होगा, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपील जो है वो रिस्टोर होंगी, रिस्टोर जिस तरह आज हो गई हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की डिस्क्रिप्शन होगी कि इसको लगाते कब हैं। जब उसको लगाएंगे तो अगर वो मेरिट पे बात की जाती, जिस तरह आज भी मेरिट पे आया, डिफेंस अपने आर्गूमेंट्स लेके आएगा और डेफिनेटली उनके स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होंगे कि जो जजमेंट्स के लूप होल्स हैं उसको बताएंगे। तो जब वो आएगी, उसकी बात आएगी नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ जाएगी बात, तो वो बिल्कुल यही कहेंगे कि जी जो इन्होंने लूप होल्स पॉइंट आउट किए हैं हमें इनकी बात के अंदर वजन लगता है, और जब वजन लग जाएगा उस बात के अंदर तो फिर अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उसको क्विट किया जाए। लेकिन इस वक्त एक और ज़मीर भाई टेक्निकल चीज़ ये है कि इस वक्त अगर मियां साहब की दोनों अपील्स को रिस्टोर कर दिया गया है तो मियां साहब की एक केस के अंदर तो सस्पेंशन है एवनफील्ड के अंदर, लेकिन जो दूसरा केस है अल अजीजिया के अंदर, वहां के ऊपर मियां साहब की सस्पेंशन नहीं है। अगर प्रोटेक्टिव बेल को कंटिन्यू नहीं किया जाता और सस्पेंशन के ना होते हुए, तो फिर मियां साहब के पास एक ही ऑप्शन है कि वो जेल के अंदर जाएं। और मियां साहब ने एक लीगल स्ट्रैटेजी उनकी टीम ने बड़ी अच्छी एक और भी बनाई हुई है, और वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट के सामने भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई है 401 की। नहीं, वो भी नहीं हुई। कल उन्होंने बकायदा अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा कि जी कैबिनेट से और उनकी जो मेडिकल से ज़मीर में उसके दो फेजेस हैं। एक अदालत में गई है वो, हाँ, एक फेज उसका यह है कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने पहला कर लिया कैबिनेट ने, अब वो अदालत के अंदर गई है, वहाँ पे मोहम्मद बशीर साहब हैं, वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो जाएंगे, और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो प्रोविंस की है वो कैबिनेट के पास है, और कैबिनेट अगर ये कहती है कि हमने मियां साहब की सस्पेंशन करनी है तो मियां साहब जो हैं वो इसी तरह उनकी, और ये भी आपको बड़े मजे की बात है कि मियां साहब ने जो एप्लीकेशन वहाँ पे दी हुई है 401 की, वो सिर्फ अल अजीजिया के अंदर दी हुई है, एवनफील्ड के अंदर नहीं है। तो अगर वो उसके अंदर वो आ जाता है तो 401 का जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, और जब रिस्टोर हो जाएंगे तो मियां साहब बाहर से ही बैठ के अपनी अपील्स को फॉलो अप करेंगे। बिल्कुल जी। बैरिस्टर साहब लास्ट मैं सिर्फ इस पे ये करूं कि जहां तक ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन 41 सिरे से एप्लीकेबल ही नहीं है। ये नेब का केस है, ये फेडरल स्टैट्यूट है, ये इसका प्रोसिक्यूटर नहीं गौर भाई, उसके अंदर ये है उसके अंदर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक सेकंड नहीं, उसको क्लैरिफाई कर देते ताकि मैं क्लैरिफाई करता हूं आपको। देखो ये फेडरल स्टैट्यूट है, नेब का केस है, नेब की कन्विक्शन है, नेब की अपील है, और ये फेडरल कोर्ट में चलते हैं, और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई सरोकार लेना देना नहीं।
इस केस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अगर मियां साहब ये कहते हैं कि जी मुझे प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब दे सकती है, क्या इसी वजह सिर्फ इसलिए कि वो अडियाला जेल में थे तो इसलिए उनको कहा गया था कि आप मजीद ज्यूरिस्डिक्शन जो है अडियाला जेल थी, सॉरी अडियाला जेल नहीं, इसको ये है सही। आपका ख्याल है कि इट वाज अ फेडरल सब्जेक्ट, तो वो नहीं इख्तियार था सब्जेक्ट है। नेब का कन्विक्ट को कोई भी सजा न आप रिमिट कर सकते, न सस्पेंड कर सकते, न कम्यूट कर सकते प्रोविंशियल। नहीं, 30 सेकंड जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपील फाइल की थी ऑन बिहाफ ऑफ मियां साहब कि इन्हें बाय जाने दिया जाए वो मेडिकल ग्राउंड से, उसकी जो रीजनिंग डिटेल जजमेंट आई है उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों प्रिंसिपल्स कर दी। उन्होंने कहा है कि नैब पे भी 401 अप्लाई करता है, और उन्होंने कहा है कि चूंकि कोट लखपत जेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पंजाब के अंदर है तो पंजाब की गवर्नमेंट ये कर सकती है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अडियाला और कोट लखपत दोनों ही पंजाब के अंदर, और वो दोनों चीजें जो है वो एक ही चीज था कि इस्लामाबाद कोर्ट्स के अंदर चूंकि कन्विक्शन थी तो अदालत ने कहा कि चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है 401 का, तो इस्लामाबाद की कन्विक्शन मैटर नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बहुत शुक्रिया, और वो रिपोर्टेड जजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और हाफिज हसन अहमद साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।